क्लास हमने पिछली क्लास में पढ़ा है अबाउट द आर्टिफैक्ट्स जो ये हड़प्पन सिटीज़ में जो मिल रहे थे, फैंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे मिल रही थी, है ना। तो कि फैंस क्या होती हैं, हमने देखा था कि वहाँ पे ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का एक मिला था पुतला। और क्या मिला था, हमने देखा था कि बहुत सारे जो ज्वेलरीज़ वगैरह, ये सारे लोग ज्वेलरीज़ वगैरह भी यूज़ किया करते थे, वो सारी चीज़ें भी बना करती थी। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया है। अब हम देखते हैं कि ये रॉ मटेरियल, मतलब ये सारा सामान जो था, ये ज्वेलरीज़ बनाना, बीड्स बनाना या ये फैंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो थी, इनके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता था, सामान कहाँ से आता था। ठीक है, तो रॉ मटेरियल के बारे में जानेंगे। रॉ मटेरियल आर द सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस बाय फार्मर और हर्डर्स। मतलब रॉ मटेरियल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या तो जो नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि वुड, ओर ऑफ मेटल वगैरह, ये सारी चीज़ें, वुड मिल गया आपको, पेड़ वगैरह, ये तो नेचुरली मिल जाते हैं ना। तो या तो ऐसी चीज़ें जो आपको नेचुरली मिल जाती हैं या कहीं से प्रोड्यूस की जाती हैं। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। देन उसके बाद इसको प्रोसेस किया जाता है फिनिश गुड बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि वुड है, वुड से हमें कोई मूर्ति बनानी है, तो वुड से हमें कुछ स्कल्पचर का कुछ बनाना है, गेट बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो उसके बाद हम वुड को लेंगे, वुड को प्रोसेस करेंगे और उसका गेट वेट बनाएंगे, काटेंगे वाटेंगे। तो जो एक वुड है वो तो सिर्फ रॉ मटेरियल हो गया, उस रॉ मटेरियल से हमने प्रोसेस करके क्या बनाया, गेट बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से रॉ मटेरियल से हम बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे। तो रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन है, इज़ प्रोड्यूस बाय फार्मर, इज़ अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लोथ। जो कॉटन है वो उगता है ना, उसको उगाया जा सकता है, लेकिन क्या उस उगी हुई कॉटन को पहना जा सकता है? नहीं। उसके लिए कॉटन तो रॉ मटेरियल हो गया, सिर्फ कॉटन को वीव किया जाएगा, उसके क्लोथ बनाए जाएंगे, तो क्लोथ बनाए जाते हैं। ठीक है, वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट हड़प्पन यूज्ड were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver, precious stone had to be brought from the distant places. बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी थी जो इंडिया में ही उगाई जाती थी, इंडिया में ही अवेलेबल हुआ करती थी, तो इसलिए इंडिया से ही मिल जाया करती थी। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो इंडिया में नहीं मिलती थी, जो हमें बाहर से भी मंगवानी पड़ती थी। जैसे कि आजकल भी हम कितनी सारी चीज़ें चाइना वाली यूज़ करते हैं, अमेरिका वाली यूज़ करते हैं, है ना। ऐसे बाहर से लाई हुई चीज़ें, बाहर से आती है चीज़ें, हार्डली कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो एक ही देश में प्रोड्यूस हुई होती है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाहर से इंपोर्ट की गई होती हैं और फिर हम यूज़ करते हैं उनका। इस तरीके से ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे, पुराने लोग भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे। द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम राजस्थान, इनको कॉपर शायद मिलता था राजस्थान से। और कॉपर का दूसरा जगह जो है, जो इन्हें जहाँ से कॉपर मिलता होगा, वो था ओमान। ओमान एक देश है सऊदी अरेबिया के पास, उस पेनिनसुला में देखिएगा तो आपको ओमान दिखाई देगा। ठीक है, तो ओमान है वेस्ट एशिया में, वहाँ से tin which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present day अफ़गानिस्तान एंड ईरान। जो टिन था, टिन को कहाँ से लाया जाता था, टिन को लाया जाता था अफ़गानिस्तान या फिर ईरान से। गोल्ड कुड हैव कम फ्रॉम कर्नाटका, गोल्ड को कर्नाटका से लाया जाता था। बहुत सारे प्रेशियस स्टोन जो हुआ करते थे वो ईरान, अफ़गानिस्तान, गुजरात, इन जगहों से आया करते थे। मैं एक बार और सम अप कर देती हूँ। जो पिछली वीडियोस में हमने देखा है कि कितने सारे सामान प्रोड्यूस किया करते थे हड़प्पन वैली के लोग, है ना, कि वो कितनी सारी चीज़ें बनाया करते थे, कि गहने भी बनाते थे, वो ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ भी बनाते थे, है ना, सारे इतनी सारी चीज़ें किया करते थे। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए मटेरियल कहाँ से आया करता था? तो ये जो मटेरियल है ये अलग अलग जगहों से आया करता था। जैसे कि जो कॉपर है वो राजस्थान से आता था, जैसे कि टिन जो है वो अफ़गानिस्तान से आया करता होगा या ईरान से आता होगा। जो गोल्ड है वो कर्नाटका से आया करता था, और जैसे कि स्टोन्स है, प्रेशियस स्टोन है, वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से आया करते थे। तो ये हमने सीख लिया। नेक्स्ट है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। जो सिटीज़ में लोग रहा करते थे उनको फूड कहाँ से मिला करता था? वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन सिटी, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। These farmer and herders supplied food to craft persons, scribes, ruler in the cities.
We know from remains of plant that Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. अब देखो जो जैसे कि हम भी शहरों में रहते हैं, ठीक है, हम शहरों में रहते हैं तो क्या हम खुद कुछ उगाते हैं? वीट बार्ली ये सभी चीज़ें उगाते हैं? कोई राइस वाइस नहीं, हम नहीं उगाते। लेकिन हमें ये सारी चीज़ें मिलती कहाँ से हैं? ये हमें मिलती हैं जो गाँव में लोग उगाते हैं, राइस वीट वगैरह, तो उनसे सिटीज़ तक ये राइस वीट ये सारी चीज़ें पहुंचती हैं और फिर सिटीज़ के लोग जो है वो ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। अभी भी ऐसा ही होता है, तो पुराने टाइम में भी ऐसा ही होता होगा। जो सिटी के लोग थे, जैसे कि बता रहे हैं, बाय प्रोफेशन बता रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए स्क्राइब्स हैं, स्क्राइब्स होते हैं जो कि बुक्स लिखते हैं। पहले प्रिंटिंग तो हुआ नहीं करती थी, है ना, ये बुक लिखना या ये जो भी चीज़ें छापी हुई हैं किसी ने तो लिखी होंगी ना, किसी ने तो बनाई होंगी, तो ये बनाने वाले को, कुछ लिखने वाले को स्क्राइब बोलते हैं। तो ऐसे स्क्राइब या फिर रूलर, रूलर खुद तो नहीं उगाता होगा गेहूँ वगैरह, वो किसी की उगी हुई लेता होगा, राइट। तो उसी तरीके से गांव वाले उगाया करते थे सारी चीज़ें और शहर में बेचा करते थे। तो शहरों में जैसे आज भी यही होता है, ऐसे ही हो रहा था। और हमें जो प्लांट्स की रिमेन्स है, साइंटिस्ट वगैरह जो लोग हैं, उन्होंने देखा कि पुराने टाइम के बहुत टाइम पुराने के उन्हें सबूत मिले हैं कि उन लोगों को, हड़प्पन लोगों को पता था कि वीट क्या होता है, बार्ले क्या होता है, पल्सेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें ये उगाया करते थे। इनफैक्ट इन सारी चीज़ों के उगे होने के सबूत भी उन्हें मिले हैं कि ये चीज़ें सारी उगाई जाती होंगी उस टाइम में। तो इसका मतलब हमें पुराने टाइम से वीट बार्ले पल्सेस राइस इन सब चीज़ों के बारे में पता था। अब जैसे आप बोलोगे और कौन सी चीज़ें जिनके बारे में हमें नहीं पता था, जैसे कि चिलीज़, हमें उनके बारे में नहीं पता, चिली कैसे उगती है। हमें तंबाकू के बारे में नहीं पता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें जिसके बारे में हमें नहीं भी पता था। सो अ न्यू टूल, द प्लो, वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग द सीड। अब ये जो आपको हल दिख रहा है, ये जो पिक्चर में बना हुआ है, ये एक हल की पिक्चर है। ये एक खिलौना दिखाया जा रहा है, एक्चुअली साइड में जो दिखा रखा है वो एक खिलौना है। उस टाइम का 5,000 साल पुराना खिलौना है। इस खिलौने में हल दिखाया जा रहा है, प्लो दिखाया जा रहा है। ये एक हल है। हल का यूज़ किस लिए किया जाता है? अगर आप कभी गांव वगैरह में गए हों तो आपने देखा होगा, हल का यूज़ किया जाता है सॉइल को टर्न करने में, ऊपर नीचे उड़ेलने में सॉइल को यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या करते हैं, इससे हम मतलब फसलें उगाने में इससे हेल्प लेते हैं, है ना। जो मिट्टी है उसको खोदते हैं, फिर उसके अंदर सीड्स डालते हैं और फिर पानी वगैरह डालते हैं और फिर उससे सीड अच्छी उगती है। तो इस तरीके से हमें पता है कि जो ये लोग थे, इन लोगों को हल के बारे में भी पता था, इन लोगों को कैसे प्लोइंग करनी है, कैसे फार्मिंग करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में भी पता था। फिर इस रीजन में हमें ऐसे सबूत भी मिले हैं कि इनको इरिगेशन का भी पता था। इरिगेशन का क्या मतलब होता है? इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल तरीके से हम, मतलब नेचुरल तरीका तो रेन हुआ वाटर देने का, प्लांट्स को वाटर देने का नेचुरल तरीका तो रेन होगा। लेकिन इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन आर्टिफिशियल तरीका होता है प्लांट्स को वाटर देने का। किसी भी प्लांट को अगर हम वाटर आर्टिफिशियली दे रहे हैं, रेन के थ्रू नहीं दे रहे हैं, कनाल्स खोद के, वेल खोद के, या किसी भी तरीके से नालियाँ बना बना के, या फिर ट्यूबवेल लगा के अगर हम प्लांट्स को पानी दे रहे हैं, तो नेचुरली तो दे नहीं रहे, नेचुरल तो रेन से मिलना चाहिए था, तो उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। तो इन लोगों को इरिगेशन का भी पता था, इन लोगों को इरिगेशन का भी पता था। ये इरिगेशन भी किया करते थे प्लांट्स उगाने के लिए। जो हड़प्पन लोग थे, दे रियर्ड कैटल, शीप गोट बफेलो, ये पाला करते थे। कैटल शीप गोट बफेलो इन सबको पाला करते थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये फ्रूट्स वगैरह भी कलेक्ट किया करते थे, जैसे बेर हो गया। इन्होंने ये फ़िश भी कॉट मतलब पकड़ा करते थे, फ़िश को भी पकड़ा करते थे। और वाइल्ड एनिमल जैसे कि हिरण वगैरह, उनका शिकार भी किया करते थे। तो यहाँ से हमें फ़ूड के बारे में पता चल गया। ओके, एक बार दोबारा से मैं बता देती हूँ कि जो फूड है वो गाँव वगैरह में उगा करता था और शहरों में भेजा जाता था। ठीक है, शहरों में भेजा जाता था। शहरों में लोग ये सारा चीज़ें ख़रीदा करते थे। हमें कैसे पता कि इन लोगों को खेती आती थी? हमें पता क्योंकि हमें खिलौने मिले हैं जो कि हल जैसे बने हुए हैं।
तो वो तो तभी बने होंगे ना जब उन्हें पता होगा कि हल क्या होता है, प्लॉग क्या होता है। तो इसलिए तो हमें पता है कि उन लोगों को हल के बारे में पता था। फिर हमें सबूत मिले हैं इरिगेशन के, मतलब आर्टिफिशियली पानी देना प्लांट को, उसके उसके तरीक़ों के बारे में भी कि उन्हें भी नहरें बनाना आता था, उन्हें भी क्या कहते हैं पानी स्टोर करना आता था, और फिर बाद में पानी प्लांट्स को देना था। ये सारी चीज़ें उन्हें आया करती थी। और हमें सबूत मिले हैं कि इन क्या क्या चीज़ें ये उगाया करते थे, वीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, इन सब चीज़ों को ये उगाया करते थे। और दूसरा ये तो सारी चीज़ें वेजिटेरियन होंगे। और नॉन वेज में क्या हुआ करता था, फिश और एनिमल लाइक डियर वगैरह, इनको ये हंट किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें भी इनके पास थी, इन सब चीज़ों का भी इनको पता था। अब एक हड़प्पन टाउन है गुजरात में, उसके बारे में, उसके गुजरात में हड़प्पन टाउन है, उसके बारे में हम थोड़ा सा ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे। ये है द सिटी ऑफ ढोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. Unlike some of other Harappan cities, which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone wall with entrance through gateways. देखो, ढोलावीरा के बारे में पढ़ रहे हैं। ढोलावीरा के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ढोलावीरा जो है वो लेटेस्ट साइट है, मतलब सबसे एंड वाली, सबसे जो आप जानोगे कि सबसे नई लेटेस्ट कौन सी साइट हमें मिली है, हड़प्पन साइट। तो 1992 में ढोलावीरा ही हमें लेटेस्ट साइट मिली है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। जो ढोलावीरा है ये दूसरों से अलग क्यों है, इसलिए अलग है क्योंकि वैसे सिटी नॉर्मली हड़प्पन जगहों पर सिटी दो पार्ट में डिवाइडेड होती थी। एक पार्ट जिसमें अपर क्लास रहते थे और एक पार्ट जिसमें कॉमन लोग रहा करते थे। लेकिन ढोलावीरा में सिटी तीन पार्ट में डिवाइडेड थी, ठीक है। और हर पार्ट एक स्टोन वॉल से बंद था, हर पार्ट को एक स्टोन वॉल से घेरा हुआ था, ठीक है। और इसकी एंट्री, हर पार्ट के अंदर एंट्री गेटवेज के थ्रू हुआ करती थी। There was also a large open area in the settlement where the public ceremony could be held. Other finds include large letter of Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. जो इस जगह की कुछ और खासियत है, जैसे कि इस जगह में एक लार्ज एरिया मिला है, जैसे कि स्टेडियम जैसा कोई बड़ा सा जगह मिली है जहाँ पे शायद लोग गैदर हुआ करते होंगे किसी सेरेमनी के लिए, कुछ करने के लिए। ऑब्वियसली ग्राउंड वगैरह में शायद खेलते हो, कुछ होता हो, तो पब्लिक सेरेमनीज कुछ होती होंगी जिसके लिए लोग वहाँ पे गैदर हुआ करते थे। तो एक बड़ा सा स्टेडियम जैसी चीज़ मिली है। और क्या मिली है, एक बहुत बड़ी हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली है, मतलब एक हड़प्पन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर, एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो छोटी छोटी सील्स के ऊपर लिखी हुई है, बिल्कुल छोटी छोटी सील्स के ऊपर, इतने बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट के ऊपर कुछ नहीं लिखा, इतने बड़े बड़े स्टोन के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये एक यूनिक फाइंडिंग है, सिर्फ ढोलावीरा में ही बड़े पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। छोटा, बाकी सारी जगहों से छोटे पत्थर मिल रहे हैं, छोटी सील्स मिल रही हैं। The city of Lodhal stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. It was situated near area where raw materials such as semi-precious stone were easily available. This was an important center for making objects out of stone, shell, metal. There was also a store in the city. Many seals and sealings were found in the storehouse. अब एक दूसरी सिटी की, ढोलावीरा के अब अलावा दूसरी सिटी की बात हो रही है, लोथल। जो लोथल है वो साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर है। लोथल एक साबरमती की ट्रिब्यूटरी के ऊपर है गुजरात में, ठीक है। ये कहाँ है, गल्फ़ ऑफ खंभात के पास है। गल्फ़ ऑफ खंभात जो है उसके बिल्कुल पास है। इसमें सेमी प्रेशियस स्टोन, इस एरिया में सेमी प्रेशियस स्टोन बहुत इजीली अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे स्टोन से बनी हुई काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। ये इसीलिए इस एरिया में स्टोन्स, शेल्स, मेटल, इन सब चीज़ों, शेल कहाँ से आएंगी, शेल समुद्र से आएंगी, गल्फ़ ऑफ खंभात के पास है तो मतलब समुद्र के पास है, तो इसलिए समुद्र से बहुत सारी शेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिलते हैं। तो ये सेंटर था एक स्टोन्स, मेटल और शेल वगैरह की चीज़ें बनाने का।
तो और इस जगह पर लोथल में एक स्टोर हाउस भी मिला है। उस स्टोर हाउस में बहुत सारी सील्स मिली हैं, बहुत सारी सील्स मिली हैं। हमने पहले वीडियो में देखा है कि सील्स क्या होती हैं। सील्स होती है जिसके ऊपर कुछ छपा होता है, कुछ बुल, काओ, डियर, कुछ भी छपा हो सकता है, कुछ छाप होती है, एक तरह की मोहर होती है, वो एक तरह की छाप होती है, ठीक है, उसको हम सील बोलते हैं। अ बिल्डिंग वॉज फाउंड हेयर वॉज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। यहाँ पे एक बिल्डिंग में मिली है जिस बिल्डिंग में बीड्स बनाई जाती थी, बीड्स बनाए जाते थे, पीस ऑफ स्टोन बनाए जाते होंगे, ठीक है। और कैसे हमें पता है कि यहाँ पे ही बनती होंगी बीड्स, क्योंकि यहाँ पे हाफ मेड बीड्स भी मिली हैं वहाँ। ऑब्वियस अगर वो मान लो बीड मेकिंग कर रहे हैं, मन के बना रहे हैं, तो उनको वहाँ पे टूल्स भी मिलेंगे बीड बनाने के, तो वहाँ पे टूल्स वगैरह भी मिले हैं, फिनिश्ड बीड भी मिली हैं, और अनफिनिश्ड मतलब जो आधी में रह गई थी ऐसी बीड्स भी मिली हैं, और रॉ मटेरियल भी मिला है बीड बनाने का। तो इस तरीके से हम पूरा इस बात पे मान सकते हैं कि बीड मेकिंग हुआ करती थी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो। कुछ डाउट है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।